नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। गुजरात एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुजरात एटीएस की टीम ने पोरबंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एटीएस ने आईएसआईएस के मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस बड़ी कार्रवाई में गुजरात एटीएस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि वे आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए भागने की फिराक में थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि उन्हें पाकिस्तान दिशा निर्देश दिया करते थे। गिरफ्तार महिला में एक की पहचान समीरा के रूप में हुई है। वहीं आईएस के मॉड्यूल पर काम करती थी ये महिला और समीरा लव जिहाद के लिए 16 से 18 साल के लड़कों को तैयार करती थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के करावल नगर में लव जिहाद का एक मामला सामने निकल कर आया है। यहां आरोपी ने अपनी पहचान छुपाकर हिंदू बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की और जबरन संबंध बनाए। बता दें कि शाहरुख पर आरोप है कि उसने हिंदू नाम यानी कि मोनू बताकर पीड़िता से दोस्ती की। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने बताया है कि जनवरी 2023 में असली पहचान पता चलने पर पीड़िता ने शाहरुख से दूरियां बना ली थीं। दोस्ती के दौरान आरोपी ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे, जिसको दिखाकर वो ब्लैकमेल किया करता था। इसके बाद आपको बताते चले कि आरोपी ने कथित तौर पर उसे धमकाना शुरू कर दिया और उस पर उससे दोस्ती करने का लगातार दबाव बनाता रहा। ऐसा नहीं करने पर वह उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने की धमकी दे रहा था। मतलब घर पे बुलाता था तो पता लगा कि नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है कौन है। कंप्लेंट मिली थी लड़की से। मेरी इंस्टाग्राम से बात हुई थी 2020 में। उसने मेरे से गोलू बन के बात की थी। उसके बाद जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं अपनी मम्मी को देखने के चक्कर में उससे मिल नहीं पाती थी, तो उसने गुस्से में आके मुझे अपना असली नाम बताया था, शाहरुख खान है। उसके बाद वो मुझे धमकी वमकी देने लगा। मेरे कॉलेज के पास भी पहुँच गया था, उधर भी छीनातानी की। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो गिरफ्तार। कंप्लेंट मिली थी लड़की से कि इनकी अराउंड अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम में एक व्यक्ति से दोस्ती हुई। उन्होंने अपना नाम तब गोलू बताया था और ये बताया था कि वो हिंदू है और इसके चलते उन्होंने फ्रेंडशिप रखी। अभी रिसेंट में जब उन्हें पता चला कि ये गोलू जो है ये एक्चुअली शाहरुख है और मुस्लिम है, तो इन्होंने ब्रेकअप करना चाहा। हाउएवर वो ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे थे। वो उनको फिर भी बात करने के लिए और उनका पीछा और फ्रेंडशिप जारी रखने के लिए कहते थे। तो हमने अभी इस पे एफआईआर दर्ज करी है और अरेस्ट भी कर लिया है शाहरुख। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। शरद पवार ने कुछ दिन पहले ही पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद पवार पद पर बने रहने को तैयार हो गए थे। प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रिया सुले को साथ में पंजाब और हरियाणा का इलेक्शन इंचार्ज भी बनाया गया है। शरद पवार के फैसले के बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि आखिर शरद पवार ने अजीत पवार को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या शरद पवार ने अजीत पवार को गंभीर पॉलिटिकल संदेश दे दिया है। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनके मुताबिक पवार के फैसले के बाद ये करीब करीब तय हो गया है कि सुप्रिया सुले एनसीपी चीफ की अगली उत्तराधिकारी होंगी। जैसे प्रफुल्ल पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी
सुप्रिया सुले पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन ये काम उनके ऊपर रखते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज हरियाणा के सोनीपत में पहलवानों के समर्थन में महापंचायत हुई है। पंचायत में सरकार को 15 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है। महापंचायत में फैसला हुआ है कि 15 जून तक सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। तो वहीं पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने तक डर का माहौल बना रहेगा। इस दौरान पहलवानों ने मुद्दा नहीं सुलझने तक एशियन गेम नहीं खेलने का फैसला कर लिया है। बजरंग पुनिया ने आंदोलन को बहन बेटियों के मान सम्मान से जोड़ते हुए कहा है कि इस आंदोलन में कई लोग दिल से लगे हुए हैं और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं कर रहा है। एशियन गेम्स जब खेलेंगे जब ये सारा मुद्दा सॉल्व होगा, वरना मैंने अभी बोला है हम डेली किस मानसिक उससे गुजर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ सकते हो। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर थाना सिविल लाइन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मोहल्ला शांति नगर में सोना चांदी और 2.5 लाख नकदी चोरी होने के मामला सामने निकल कर आया था, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और इनसे पूछताछ की गई है। तो पकड़े गए युवकों ने चोरी की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरों के पास से एक गाड़ी और चोरी किया हुआ सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद कर ली है। बरेली से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर हिंदू संगठन ने मोहम्मद अरमान को पकड़ लिया है। कॉलेज में हाथ में कलावा बांधकर घूमता था मोहम्मद अरमान। अमन नाम रखकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया करता था ये युवक। हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़कियों का जीत लेता था भरोसा, जिसको अब पकड़ लिया गया है और इसने तमाम चीजें उगल दी हैं। तो बरेली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अरमान नाम के युवक को हिंदूवादी संगठनों ने पकड़ा है। ये युवक हाथों में कलावा बांधकर कॉलेज में घूमता था और हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता था। अरमान अपना नाम अमन बताता था और जिसके बाद वो हिंदू लड़कियों को टारगेट किया करता था, उनको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया करता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाराबंकी से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर मोहम्मद हनीफ के घर 2 बारात आई थी और जिसके बाद डीजे और डांस को लेकर बारातियों में कहासुनी हो गई। मामूली कहासुनी के बाद बारातियों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट में कई बाराती घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले हैं, लाठी डंडे चले हैं और इस पूरी घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से शिवसेना और क्रांति सेना का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मुस्लिम युवकों द्वारा हाथों में कलावा बांधने को लेकर दारुल उलूम देवबंद से फतवा लेने के लिए जाना था, लेकिन इससे पहले ही इन सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उनके घरों में नजरबंद कर दिया, जिसको लेकर क्रांति सेना द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सरकार के खिलाफ आगे चलकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही दारुल उलूम का भी घेराव करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है बुलंदशहर से, जहां आपको बताते चले कि कोतवाली शिकारपुर में गांव देवरला में भाजपा ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा
4 परिवारों ने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगा दिया है। वहीं पीड़ित परिवार ने बोर्ड पर लिखा है कि अरनिया से भाजपा ब्लॉक प्रमुख सुरेंद्र सिंह और उनके गुंडों के अत्याचार से पीड़ित परिवार पलायन को मजबूर है। 14 मई को भाजपा ब्लॉक प्रमुख और उसके साथियों ने जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, और फिर कह दिन 7 दिन रुक जाओ तुम, अब हम पैरोकारी करेंगे, तुम्हारे मुलजिमन को पकड़ेंगे, तुम कहीं मत जाओ, उठा ले गए उन पलेटन को। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी? कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। बता दें कि राजधानी के चावड़ी बाजार में भीषण आग लग गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग की चपेट में कई दुकानें आ गई हैं। सूचना पर दमकल विभाग की 7 गाड़ियां पहुंची हैं और गलियां सकरी होने के चलते आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमकल विभाग की टीम को आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। बड़ी जानकारी जहां आपको बताते चले कि आग की चपेट में कई दुकानें आ गई हैं, जिससे कि लाखों रुपए का नुकसान हो गया है व्यापारियों का। तो दिल्ली से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चावड़ी मार्केट में भीषण आग लगी है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि सराफा व्यापारी से लूट का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सराफा व्यापारी से लूट का आरोपी यानी कि हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाल दरोगा सहित 6 को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं कोतवाल ने साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद हेड कांस्टेबल लगातार फरार चल रहा था और इस आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे। बिजनौर के थाना नगीना के रायपुर क्षेत्र में बाइक सवार मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बताते चले कि सामने से आ रही बाइक सवार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसके चलते मां बेटे की गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि एक दूसरा युवक यहां पर घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बता दें कि थाना छर्रा के भीखमपुर गांव में मृतक आर्थिक तंगी से परेशान था और आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते मृतक अक्सर टेंशन में रहा करता था। जानकारी के अनुसार मृतक के एक बेटी और 3 नाबालिग बेटे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि आर्थिक स्थिति से जूझ रहे निहार सिंह ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला हुआ है सर, हमने तो अभी आके देखा है, ये रात का मामला है। कोई मतलब बेचारा गरीब आदमी है, छोटे छोटे बहुत बच्चे हैं इसके, और एक तो बच्चा बहुत नाबालिग भी दिल्ली रहता है, बेचारा ने क्या कर रहा है, किसी दुकान पे क्या कर रहा है, और पत्नी भी बेचारी बेसहारा है। बहुत एक बेटी है, 3 बेटे हैं छोटे छोटे, तो गुजर बसर नहीं हो पा रही है। काम करने वाला यही था, इसका दिमाग भी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा करता, कभी काम पर चला जाता, कभी ना जाता था, टेंशन में रहता था बेचारा। गरीबाई के कारण बेचारे ने आत्महत्या कर ली। अगली खबर भी अलीगढ़ से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर खेत में एक महिला के बेहोश हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि महिला खेत पर काम करने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद अधिक देर तक घर नहीं पहुंचने पर उसके पति ने उसकी खोजबीन शुरू की।
तो महिला खेत पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पूरी घटना को लेकर पति ने अपनी पत्नी के साथ दुष्कर्म होने की आशंका जताई है। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। आज देर शाम थाना लोधा पर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला खेत में चेतावस्था में पड़ी हुई है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने गले में चोट की पुष्टि की है। महिला लोधा में स्थित अपने गांव में पति और बुद्धिजीवी बच्चे के साथ रहती थी। परिवारजनों ने महिला के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई है, परंतु इस संबंध में प्रथम दृष्टया इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और अगली खबर कानपुर देहात से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा भोगनीपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में अचानक भीषण आग लग गई है, जिससे महिला सहित 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बताते चले कि खाना बनाते समय बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। खाना बनाते समय ये बड़ा हादसा हुआ है। अचानक आग लगने से 3 लोग झुलस गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मुसलमान कट्टरपंथियों के भड़काऊ बयान भी सामने आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शोएब जमाई के एक बयान के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है। रिपोर्ट देखिए। क्या भारत में गजवाए हिंद की साजिश चल रही है? क्या कट्टरपंथी पुरानी सोच में जी रहे हैं? क्या कट्टरपंथी पाकिस्तानी साजिश का शिकार हो रहे हैं? क्या गजवाए हिंद और अखंड हिंदू राष्ट्र में जंग चल रही है? क्या भारत को गजवाए हिंद बनाया जा सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में तैर रहे हैं। 23 मार्च 2023 को एनआईए ने एक साथ गजवाए हिंद मामलों से जुड़े 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर छापा मारा था। इनमें महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 3 और मध्य प्रदेश का 1 ठिकाना शामिल है, जिसके बाद गजवाए हिंद मामला चर्चा में आ गया। इस पर चर्चा होने लगी। अब आपको बताते हैं कि गजवाए हिंद का अर्थ क्या होता है। गजवा का अर्थ होता है इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़कों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। भारत में आज भी कई कट्टरपंथी ऐसे हैं जिनकी सोच है भारत में शासन करना मुसलमानों का अधिकार है, और ऐसे लोग समय समय पर अपनी सोच को जाहिर करने से डरते भी नहीं हैं। इन लोगों का मानना है कि आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानियां और योगदान मुसलमानों ने दिया है, इसीलिए यहाँ पर शासन करने का पहला हक मुसलमानों का है। कान खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे बाबा का मुल्क नहीं है, ये हमारे बाप का मुल्क है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोई मदरसे का एक ऐसा बच्चा नहीं था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल नहीं। भारत में जिस तरह मुसलमानों में कट्टरपंथी सोच बढ़ रही है, वो चिंता की बात है। इस सोच को हमारे तथाकथित कुछ सेक्युलर कहने वाले राजनीतिक दल भी बढ़ावा देते हैं। सरकार को ऐसे दलों और कट्टरपंथी लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए। समाज से इस सोच को दूर करने के लिए जरूरी है कि स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और वेदों को जगह देनी चाहिए, ताकि समाज में हिंदू के प्रति मुसलमानों की शंकाओं को दूर किया जा सके।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में नेताओं के सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है। नीतीश और राहुल के बाद अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी की तुलना ओसामा और नीतीश कुमार की तुलना गजनी से कर डाली है। रिपोर्ट देखिए। 2024 लोकसभा जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, नेताओं के जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। अगर बिहार के सियासत को देखें तो साफ लगता है 2024 की लड़ाई गजनी और लादेन पर आते दिख रही है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल की दाढ़ी को लेकर निशाना साध दिया। बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की तुलना आतंकी ओसामा बिन लादेन से कर डाली। कहा कि राहुल गांधी आजकल दाढ़ी बनाकर ओसामा बिन लादेन बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा भी बता दिया और कहा कि हम लोग राहुल को 50 साल का बच्चा ही मानते हैं। सम्राट चौधरी इसी समय सीएम नीतीश कुमार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने नीतीश कुमार की मानसिक दशा पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह फिल्म गजनी में आमिर खान को भूलने की बीमारी थी, उसी तरह नीतीश कुमार भी भूलने लगे हैं। वही आदत क्या है कि प्रधानमंत्री कौन बनाएगा, ये तो बताइए। एक तरफ राहुल गांधी है, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन के तरह दाढ़ी वाली बढ़ाकर खुद वही दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे कि मैं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति की छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप सहित तो उलूल जुलूल बयानों का दौर शुरू हो चुका है। कोई किसी को गजनी बता रहा है तो किसी को ओसामा। सवाल खड़ा होता है कि क्या 2024 की लड़ाई गजनी और ओसामा पर आ गई है। ऐसे में राजनीतिक बयानों से साफ नजर आता है कि चुनाव में विकास और वोटर्स के हितों से इतर हिंदू मुस्लिम और ओछी बयानबाजी ही हावी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की सबसे पौष माने जाने वाले राजनगर इलाके में बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक कर रही एक महिला को झांसा देकर लाखों रुपए के गहने लूट लिए हैं और मौके से फरार हो गए हैं। घटना के दौरान बदमाशों ने महिला को पुलिस का आई कार्ड भी दिखाया। पीड़ित महिला शहर के बड़े व्यापारी और वरिष्ठ बीजेपी नेता संजीव गुप्ता की भाभी हैं। गुप्ता जी हैं, उनकी मिसेज सीमा गुप्ता है। वो प्रति दिन की तरह आज सुबह भी 6:30 बजे के आसपास वॉक के लिए निकली, तो वो कमिश्नर साहब के आवास के आगे से होते हुए और अपना जो नंज वाली चौराहा है, अपना इस्कॉन वाली जो रोड है, जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए 7 बजे का टाइम था, वो मुझे एक पुलिस वाला उधर से वो कहने लगा कि हम पुलिस वाले चेकिंग चल रही है, आप वो बुला रहे हैं, आपका आवाज़ दी आपने सुनी नहीं? कि नहीं भैया मैंने तो नहीं सुनी, क्या बुला रहे हैं आप, चलो उधर को बुला के ले गए। साथ में एक लड़के को भी औरतों ने पकड़ा था, मास्क लगा रखे थे, हेलमेट भी पहना हुआ था उन लोगों ने। जो दूसरे लड़के को पकड़ा था उसने भी मास्क लगा था, उसकी भी चैन ऐसे उतार के उसके पेपर में लिपेट के उन्हें दे दी। उसने कहा जेब में रख लो ऐसे। वो मैंने कहा भैया मैं तो जा रही, बोले नहीं तुम कड़े उतारो ना, उसने मेरे सामने से उतरवा के और ऐसे पेपर में लिपेट के मुझे दे दिया, बोले जेब में रख के ना घर जाओ तुम। घर आके देखे तो ये आर्टिफिशियल कड़े ये निकले इसमें। और अगली खबर मुरादाबाद से सामने निकल कर आ रही है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब हमलावर ने एक युवक को सड़क पर सरेआम गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक हत्या के आरोपी ने युवक को पहले फोन करके घर से बाहर बुलाया और फिर उस पर गोलियां बरसा दी। वहीं नाजुक हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के पिता ने बताया है कि युवक डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर गया था और वहां से लौटा तो घर आकर चाय पीने लगा और तभी उसको एक फ़ोन आता है, जिसके बाद वो घर से बाहर जाता है और उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी जाती हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
घटना है ताजपुर मिलक थाना कटगल क्षेत्र में। एक लड़का जिसका नाम नकुल है, उसको उसी का एक परिचित लड़का उसने उसे बुलाया था वहाँ पर, और उसी दौरान उसने उस पर फायर किया, उसकी गोली लगी है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया था, जहाँ उसका अभी इलाज चल रहा है। और इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो घायल है उसका ये कहना है कि जिस लड़के ने उस घायल को गोली मारी है उसका किसी लड़की से कोई उसका प्रेम संबंध था, और इस लड़के ने उस लड़के को जिसने गोली मारी है, जिसका नाम संजय है, उसने इसको किसी बात पर टोक दिया। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।